क्लास गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबको मेरी आवाज आ रही है? शुरू करें। शुरू करें। सुबह का पीडीएफ देखा आप लोगों ने? आज सुबह जो हम लोग ने एक डेरिवेशन किया, वो पीडीएफ आप लोग ने देखा? बढ़िया। प्रेशर का फॉर्मूला निकाला हम लोग ने सुबह आज। कितना था प्रेशर का फॉर्मूला? 1/3 n बाय v m v स्क्वायर बार बराबर। चलो एक एक करके मुझे बताओ, कैपिटल एन क्या है इसमें? क्या है कैपिटल एन? चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी, कैपिटल एन क्या है? एवरीबॉडी, व्हाट इज कैपिटल एन? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर। व्हाट इज वी? इट इज वॉल्यूम। व्हाट इज स्मॉल एम? मास बराबर। मास ऑफ द मॉलिक्यूल। मास ऑफ मॉलिक्यूल। एंड व्हाट इज v स्क्वायर का बार? इट इज कॉल्ड एज एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, ये आज सुबह हम लोगों ने डिराइव किया था। आई होप ये बात सब लोगों को अच्छी तरह से याद है और समझ में आ रही है। ठीक है, आज हमें एक और वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है। वो जो एक और वेलोसिटी है उसका नाम पहले सुन लो। उसका नाम है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिखने का तरीका क्या है पता है? ऐसा और उसके ऊपर एक रूट। यानी कि अगर आप बात को समझ रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि जो एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी होती है, उस एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी का ही रूट अगर आपने निकाल लिया तो आपको मिल जाएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और इसको लिखने का तरीका है VRMS। या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। बिल्कुल ध्यान से देखना। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि चीजें पकड़ में कैसे आनी चाहिए आपके। ठीक है, देखो लिखने का तरीका देखो। अगर सिर्फ ऐसा लिखा है, इसका मतलब है स्क्वायर ऑफ ऑल वेलोसिटी। अगर स्क्वायर ऑफ ऑल वेलोसिटी के ऊपर एक बार डाल दिया तो इसको बोलेंगे एवरेज स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज। और अगर स्क्वायर के ऊपर बार है और फिर उसके ऊपर रूट है तो इसको बोलेंगे हम लोग आरएमएस वेलोसिटी। क्यों ना एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ में आ जाए। सपोज करो कि किसी ने आपसे कहा कि एक बंदे की वेलोसिटी 1 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे बंदे की वेलोसिटी भी 1 मीटर प्रति सेकंड, तीसरे बंदे की वेलोसिटी भी 1 मीटर प्रति सेकंड। और आपको बोला गया बताओ एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी कितने की। और आपसे पूछा गया बताओ आरएमएस वेलोसिटी कितने की। ये दो सवाल आपसे पूछे गए। तो सबसे पहले हम उसको एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी निकाल के दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे हम एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी? एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब होता है सबसे पहले सारी वेलोसिटी का स्क्वायर करो, फिर उसका एवरेज निकालो। ये जो बार है ना, बार, वो बार का मतलब है उसका एवरेज निकालो। तो सबसे पहले सबका स्क्वायर करो। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर, और एवरेज निकालने का मतलब उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ। तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हुई? 3 हुई। तो अभी इसका स्क्वायर कितना होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3/3। आंसर आया 1 मीटर प्रति सेकंड। समझा? फिर अगर कोई तुम्हें आरएमएस वेलोसिटी निकालने के लिए बोलेगा, तो जो तुमने एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी निकाली है उसी का तुम्हें रूट करना है। तो तुम्हें 1 का ही तो रूट करना है, आंसर आएगा वापस 1 मीटर प्रति सेकंड। मैंने छोटा सा सिर्फ जानबूझ के मैंने सारी की सारी वैल्यूज 1 1 1 1 ली है, ताकि सिर्फ आपको देखते वक्त समझ में आए कि एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी और आरएमएस वेलोसिटी में कुछ फर्क नहीं है। जो एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी होगी, अगर उसका आपने रूट निकाल लिया तो वही आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बन जाएगी। बोलो, इतना दिमाग में बैठता है? क्लियर है सब लोग के दिमाग में? डन? नो डाउट्स इन एवरेज एंड दिस थिंग? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बहुत काम की चीज है, आगे जाके आरएमएस वेलोसिटी बहुत ज्यादा हम लोग यूज करेंगे। डन, ठीक है, चलो। तो अब हमारे फॉर्मूले पे आते हैं। क्या फॉर्मूला सीखा हम लोगों ने? प्रेशर का क्या फॉर्मूला सीखा हम लोगों ने? हमने सीखा V नो दैट प्रेशर बराबर 1/3 N/V स्मॉल m V स्क्वायर का बार। ये हमें पता था, ठीक है। यहां से हम क्या कर सकते हैं? V स्क्वायर का बार बराबर क्या लिख सकते हैं? 3PV बाय NM। 3V इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3PV हो गया, N और M नीचे आ गया, तो ये आ गया तुम्हारा एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला। बराबर। अब क्या कर सकते हो? स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ले लो स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। ये हो गया इधर और ये हो गया इधर। इसको क्या बोलते हैं? क्या पढ़ते हो उसको? इसी को तो बोलते हो VRMS। आ गया फॉर्मूला 3PV बाय NM। काम खत्म। इक्वेशन 1। देखा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना कितना सिंपल था। तुमने सबसे पहले क्या किया? तुमने निकाला एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला, सिर्फ उसका तुमने रूट लिया तो तुम्हें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया। बोलो, डन? सिंपल? नो डाउट्स इन दिस? ठीक है, चलो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मुझे ना ये पीवी देख के ना अच्छा नहीं लग रहा। ये पीवी, इसके बदले मैं कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं क्या? पीवी देख के मजा नहीं आ रहा, क्या बोलते हो? कुछ सब्स्टिट्यूट कर दे? हाँ, सुना है कभी ऐसा? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसको आइडियल गैस बोलते हैं, आज सुबह पढ़ाया। और मुझे ये एन देख के भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या कर सकते हैं इस एन के बजाय? या फिर इस छोटे एन की बजाय क्या लिख सकते हैं? छोटे एन की बजाय क्या लिख सकते हैं? क्या छोटे एन की बजाय लिख सकते हैं कैपिटल एन अपॉन एन ए? आज सुबह ये भी फॉर्मूला बताया था, याद आया? तो क्या हम इन सबको एक साथ अभी सब्स्टिट्यूट करने के लिए हैं तैयार? करें सब्स्टिट्यूट, देखें क्या होता है। VRMS का नया वाला फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं हम लोग। अंडर रूट डालेंगे 3, पीवी के जगह पे हम लिखेंगे NRT बाय NM। पहला सब्स्टिट्यूशन डन, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? छोटे n की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं।
वी आर एम एस बराबर अंडर रूट ऑफ 3, छोटे n की जगह पे लिखो n बाय एन ए, ये छोटे n की जगह पे लिखा आपने, आर टी बाय एन एम, नीचे वैसे का वैसा लिखो। ये जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया है ये छोटे n की जगह पे सब्स्टिट्यूशन किया। यहां से बड़ा n और बड़ा n कैंसिल होगा, तो आपका वी आर एम एस का एक नया फॉर्मूला बनेगा, अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन NA इंटू एम। या फिर एक और फॉर्मूला बन सकता है आपका, आप जानते हैं Na इंटू एम कितना होता है? हाउ मच इज एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ द मॉलिक्यूल? डू यू नो हाउ मच इज दिस? एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द वॉल्यूम होता है एम नॉट, मोलार मास। पढ़ा कभी बचपन में? तो आप देख सकते हैं कितने सारे फॉर्मूलेज हम यहां पे बना रहे हैं। 1, 2, इसके बाद ये ऊपर, ये हो गया 3, इसके बाद ऊपर ये था पहला वाला, बराबर, पहला वाला, ये हो गया दूसरा वाला, ये हो गया तीसरा वाला, ये हो गया चौथा वाला। तो अभी के अभी आपने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के 4 फॉर्मूले देख लिए। चेक कर लीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए। 2-3 फॉर्मूले तो एक ही पेज में मैंने अभी दिखा दिया आपको, और इसके ऊपर एक फॉर्मूला अभी हमने निकाला था। ये तो सबसे सिंपल था, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी को खाली रूट मारा था। पहला वाला तो सबको समझ में आ गया था। इसके नीचे वाले 3 जरा एक बार देख लो, क्या सब्स्टिट्यूशंस किए हैं, क्या किए हैं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पुट किया है, डन, कोई टेंशन भरा काम नहीं है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हैं। बोलिए, एनी डाउट स्टिल नाउ? बढ़ू आगे? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर, या फिर एनर्जी, या फिर रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर ही कर लेते हैं। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, हमें वो निकालना है। ठीक है, सबका ध्यान यहाँ पे, बहुत ही इजी सिंपल डेरिवेशन। पूरा चैप्टर में डेरिवेशन 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 ही करते जा रहे हैं, कुछ उसमें डिफरेंट नहीं मिलेगा आपको। पूरे चैप्टर में डेरिवेशन और फॉर्मूले भरे हुए हैं, इसलिए सिर्फ वो देखते जाना है, जहां कंसेप्ट लगेगा थोड़ा बहुत डिटेल में हम वहां पे जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले प्रेशर का फॉर्मूला आपने क्या सीखा? 1/3 N बाय V M V स्क्वायर का बार, है ना? यही फॉर्मूला आपने प्रेशर का सीखा। इसको जरा ठीक से लिखो। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? पीवी बराबर 1/3 NM V स्क्वायर का बार। कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने वहां के वॉल्यूम को उठा के वहां पे शिफ्ट कर दिया, सिर्फ इतना किया। वॉल्यूम को उठाया यहां से और वहां पे शिफ्ट कर दिया, नथिंग मच। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? एक काम करो, पी वी बराबर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो। क्यों मल्टीप्लाई करना है अभी आपको समझेगा। किया ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई। अब इसको जरा ठीक से लिखो। कैसे ठीक से लिखेंगे? 1 बाय नहीं
2/3 nm, 2/3 nm एक साथ लिखो, नहीं 2/3 n एक साथ लिखो, एक ब्रैकेट डालो, हाफ mv² का बार, ये एक साथ लिखो। ये वाले स्टेप से ये वाले स्टेप तक कैसे गए समझा? यहां पे मैं लिख देता हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये स्टेप में मैंने ये किया, थोड़ा शफल किया है। और ये शफल मैंने क्यों किया, क्या आपको थोड़ा अंदाजा आ रहा है मैं यहां पे किस चीज का इन्वॉल्वमेंट लाने की कोशिश कर रहा हूं? रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर, प्रेशर एंड एक और चीज यहां पे मेंशन कर देता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी। मैं काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप लाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आप देख सकते हैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके एक्चुअली हमने एक टर्म बना लिया है हाफ mv² का। ये चीज किसके जैसे दिखाई दे रही है? काइनेटिक एनर्जी जैसी। pv इज इक्वल टू 2/3 n। इस पूरे चीज की जगह पे मैं लिख रहा हूं E। व्हाट इज E? E इज एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आपका एनर्जी। पहले तो ये 4 स्टेप में किसी को डाउट है तो पूछ के लो। हम टेम्परेचर, प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी, इन लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये 4 स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। बढ़ू आगे। पक्का? ठीक है, एक काम करते हैं, एक अपने से एक मिस्टेक हो गई, ऐसा लिखना चाहिए ना, ऐसा। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सब लोगों की काइनेटिक एनर्जी ना, तो ये n इंटू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv² प्राइम इंटू n। तो सब लोगों की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ना, क्योंकि n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये n का भी हमने यहां पे इन्वॉल्वमेंट ले लिया। अब आगे बढ़े। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो पीवी आपको दिखाई दे रहा है, इस पीवी के बदले कुछ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना पीवी के बदले। पीवी के बदले आप जो सोच रहे हैं मैं वो नहीं लिखूंगा, मैं पीवी के बदले कुछ और लिखूंगा। आप सोच रहे होगे कि पीवी के बदले एनआरटी लिखो, नहीं, मैं पीवी के बदले क्या लिखने जा रहा हूं? NKBT बराबर 2/3 E। सुबह का लेक्चर खोल के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या लिखा है। याद है? याद है सुबह एक रिलेशनशिप पढ़ाया था, आर, आपका जो आर होता है उसका रिलेशनशिप सुबह बताया था। नहीं याद आ रहा? वापस एक बार बताओ। क्या सुबह एक रिलेशनशिप बताया था आर के बारे में? आ रहा है याद? देखो साइड में लिख के बताता हूं, ठीक है, शायद वापस तुम्हें अच्छी तरह से याद आ जाए। और इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है उसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। देखो तुम जानते हो ना पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, जानते हो ये बात? पीवी इज इक्वल टू जो तुम्हारा आर होता है ना, आर, वो क्या होता है पता है? Na इंटू केबी इंटू टी। यानी कि आर क्या होता है तुम्हारा? आर होता है एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये तुम्हारे आर की वैल्यू होती है। अब तुम जानते हो क्या? एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एन, दैट इज इक्वल टू कैपिटल एन इंटू केबीटी। तो ये वाला भी फॉर्मूला हो सकता है, ये वाला फॉर्मूला भी हो सकता है। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला पुट किया, पीवी इज इक्वल टू ऐसा। दिखा? समझा सबको? आर के बदले एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जब पुट करते हैं तो ऐसा फॉर्मूला बनता है, पीवी इज इक्वल टू।
हमारे इस चैप्टर में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसलिए सारे फॉर्मूले आपको उसी तरीके से दिखाई देंगे। ठीक है, डन। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम क्या कर सकते हैं, जरा बिल्कुल ध्यान से समझना। क्या लिख सकते हैं हम यहां से, एनर्जी बराबर 3/2 एन के बी टी। देख लो एक बार अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या है ये फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, E/n 3/2 kBT। तो ये क्या आएगा, व्हाट विल बी दिस, दिस कैन बी कॉल्ड एज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, और यहां पे भी लिख सकते हो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, दिस विल बी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। अब आप सोचोगे सर एवरेज वर्ड आपने पहले ऐड नहीं किया, आपने फटाक से एवरेज वर्ड ऐड कर दिया, क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आपको याद होगा तो जो काइनेटिक एनर्जी बनी है वो काइनेटिक एनर्जी बनी ही है एवरेज स्क्वायर वेलोसिटीज की मदद से। तो अगर काइनेटिक एनर्जी एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी की मदद से बनी है तो एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही लिखने में अपना फायदा है। तो इसलिए हमने यहां पे लिखा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। पर अगर आप इस n को यहां से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो अगर आप यहां से ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर को। और ये जो टेम्परेचर है इसको हम क्या बोलते हैं, आई होप थोड़ा बहुत आपको पता होगा, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये चीज आपने याद रखनी है कि आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपके मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। और ये कॉमन सेंस आपको लगता है कि नहीं लगता? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल्स क्या करने लग जाएंगे, बताओ मेरे को। टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल क्या करने लग जाते हैं, चुप बैठ जाते हैं कि ज्यादा रैंडम मोशन करते हैं? टेम्परेचर बढ़ाने से आपके मॉलिक्यूल्स एक जगह पे चुप बैठ जाएंगे कि रैंडम मोशन घूमने लग जाएंगे बहुत तेजी से? हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने से आपके मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करने लग जाएंगे, बराबर है। तो इससे आपके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? क्या लगता है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? बिल्कुल सही, आपके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। वही तो बोल रहा है, ये देखो ना, आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके टेम्परेचर को। पर क्या आपको इन दोनों फॉर्मूले का फर्क समझ में आ रहा है? एन से डिवाइड करने से एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कैसे बन गया, समझा ना? वो एन टोटल था, अगर आप टोटल को डिवाइड कर दोगे तो एक बंदे की वैल्यू निकलेगी ना आपको। E/n मतलब एक बंदे की एनर्जी। अंडरस्टैंडिंग? मुझे बताओ 20 चॉकलेट 10 रुपए की, एक चॉकलेट कितने रुपए की? 20 चॉकलेट 10 रुपए की, एक चॉकलेट कितने रुपए की? 20 चॉकलेट 10 रुपए की, एक चॉकलेट कितने रुपए की? प्रियंका 50 पैसे की, सदीचा 50 पैसे की। वापस सोचो, वापस सोचो। 20 चॉकलेट 10 रुपए की, एक चॉकलेट कितने रुपए की? क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? 20 चॉकलेट बराबर 10 रुपए, तो एक चॉकलेट बराबर कितने रुपए? कैसे 50 पैसा रे, कैसे 50 पैसा? वही किया है यहाँ पे, वही किया है यहाँ पे।
अगर सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी है, तो अगर मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दिया तो मुझे एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। जैसे आपने यहां डिवाइड करके एक चॉकलेट की कीमत निकाली, वैसे ही मैंने यहां पे डिवाइड करके एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निकाली। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। समझ में आ रहा है पक्का? कितनी काइनेटिक एनर्जी है एक मॉलिक्यूल के पास? 3/2 केबीटी। सारे मॉलिक्यूल्स के पास 3/2 एन केबीटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला, कोई बोल रहा है सर 50 पैसे आएगा। तो 2 रुपए क्यों बोल रहे थे सब लोग? वापस वापस करते हैं, रेडी? 20 चॉकलेट 10 रुपए की बराबर एक चॉकलेट x रुपीस की बराबर x रुपीस बराबर क्लियर? अरे हाँ या ना? इसको बोलते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलो, यस यस आदिति, यू आर राइट। हाँ, चलो आगे बढ़े। क्लियर है यहां तक सब लोगों को? दिमाग में टेंशन नहीं है? ठीक है। 1 मिनट। हाँ सदीचा, आप भी राइट थे। सब लोग को टेंशन आ गया, चॉकलेट की कीमत गलत कैसे हो गई? 1 मिनट। 3.8 टॉपिक नहीं है ना? 3.8 टॉपिक नहीं है, 3.8 टॉपिक नहीं है। 3.8 टॉपिक मतलब 61 और 62 पेज नंबर नहीं है। 3.8 ठीक है, तो डायरेक्ट हमें 3.9 पे आना चाहिए टॉपिक। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक का नाम सुनते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक का नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इट इज डिनोटेड बाय सी। अब मुझे पता नहीं कितने लोगों ने वर्ड पहले भी सुना है, और अगर आपने नहीं सुना है कहीं पे ये वर्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड ऑल दैट, या फिर आपने 11th स्टैंडर्ड में कहीं पे सीवी या सीपी या गामा ऐसा कोई वर्ड देखा होगा, स्पेशली गामा इन साउंड वेव्स अगर आपने देखा होगा, दिस इज कॉल्ड एज क्या? दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। This is called as specific heat capacity at constant pressure. This is called as ratio of specific heat capacity. इसको बोला जाता है specific heat capacity का रेशियो। देखा है कहीं पे ऐसी चीजें? ऐसी चीजें कहीं देखी है? बस इसी के बारे में अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, इसी के बारे में हम क्या करने जा रहे हैं? हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है,
फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे एक रिलेशनशिप जिसका मतलब होता है मेयर्स रिलेशनशिप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जिसका नाम है मेयर्स रिलेशनशिप। जिस मेयर रिलेशनशिप में हम लोग सीपी और सीवी और आर के बीच में एक रिलेशनशिप निकालेंगे। पर सबसे पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है जरा उसके बारे में चर्चा, उसके बाद इन सब चीजों के बारे में जाएंगे। ठीक है, चलो फटाफट देख लेते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। डेफिनेशन आप लोग के लिए लिख देता हूं मैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of a 1 kg of substance by 1 degree Celsius is called as specific heat capacity of that substance। अंग्रेजी में लिखा, एग्जाम्पल लेके जरा हम समझते हैं। ठीक है, आपको बेटर समझ में आएगा। यहां पे एक पतीले में हम लोगों ने रखा है कोई एक लिक्विड और इस लिक्विड का नाम है पानी। यहां पे एक पतीला लिया हम लोगों ने और उस पतीले में हमने रखा है एक और लिक्विड और उसका नाम है हनी यानी कि शहद। इस पानी का जो मास है, इस पानी का जो क्या है मास है, क्या हो गया है? अबे खुल, एक मिनट। हाँ खुला, एक मिनट। हाँ, इस पानी का जो मास है, ये वाला मास, ये है 1 किलो। ये हनी का जो मास है ये है 1 किलो। ठीक है, पानी है 10 डिग्री सेल्सियस पे, हनी है 10 डिग्री सेल्सियस पे। ये मैं इनिशियल टेम्परेचर्स आपको बता रहा हूं और मैं इनिशियल मास बता रहा हूं। कुछ लोग टेंशन में आ गए, सर पानी 1 किलो का भी होता है क्या? पानी 1 किलो का हो सकता है, जरूरी नहीं है पानी लीटर में ही हो, पानी का वजन भी तो नाप सकते हो आप लोग, है ना? तो फिर पानी 1 किलो का, हनी 1 किलो की, पानी 10 डिग्री सेल्सियस पे है, हनी भी 10 डिग्री सेल्सियस पे। ऐसा समझिए इस दोनों के नीचे हम लोग ने लगा दिया आग, यानी हमने इन दोनों को दिया हीट। इसको दिया Q1, इसको दिया Q2। हीट जो होती है ना उसको Q से डिनोट करते हैं। आपको सवाल का जवाब यह देना है कि इन दोनों में से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, क्या बोला मैंने? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, मतलब वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री से 11 हो जाना चाहिए और हनी का 10 डिग्री से 11 हो जाना चाहिए। ठीक है, 1 डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर करने के लिए आपको किसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, पानी को कि हनी को? कॉमन सेंस वाला सवाल पूछा है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोग को। या मैं ऐसा पूछूं कौन जल्दी गर्म होगा या कौन लेट गर्म होगा, क्या लगता है आपको? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे ज्यादा हीट किसको देनी पड़ेगी, पानी को कि हनी को? क्या सब लोग जानते हैं हनी को देना पड़ेगा? क्या आप सब लोग जानते हैं पानी जल्दी अपना टेम्परेचर बढ़ा लेगा और हनी टेम्परेचर बढ़ाने में थोड़ा आनाकानी करेगा? क्या ये बात सब लोग को समझ में आ रही है? आइडिया मिल रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? मैं यहां पे लिख के बताता हूं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, हमें हमें
1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हनी को ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा और वाटर को कम हीट सप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि Q2 not θ2, Q2 will be greater than Q1 for 1 डिग्री सेल्सियस राइस। ये साइली वो डेंसिटी की वजह से भी हो सकता है। आप खुद ही समझ रहे हैं कि हनी की डेंसिटी ज्यादा है, पानी की डेंसिटी कम है। आप डेंसिटी का अनुमान लगा सकते हैं। तो आप जानते हैं कि हनी गर्म होने में ज्यादा हीट हमारे से लेगा, वही पानी गर्म होने में हमारे से कम हीट लेगा, और पानी जल्दी अपना टेम्परेचर बढ़ा कर लेगा, वही हनी जल्दी अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ा करेगा। कितने लोगों को यह बात समझ में आ रही है? मैंने अभी तक से स्पेसिफिक हीट और कैपेसिटी पढ़ाया भी नहीं है, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया। ये एग्जांपल कितने लोग को समझ में आ रहा है? कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है कि हमें 1 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हनी को हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी और हमें पानी को कम हीट देनी पड़ेगी। Q2 इज ग्रेटर देन Q1 फॉर 1 डिग्री राइस। कितने लोगों को ये बात समझ में आ? अगर आपको ये बात नहीं समझ में आएगी तो आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी नहीं समझ में आएगी। खत्म हो गई बात। डन डन। हाँ जी, इसी चीज को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। इसी चीज को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब जरा ये अंग्रेजी में जो मैंने लिखा है ना, जरा इसको अच्छी तरह से वापस पढ़ते हैं। क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 kg of substance by 1 degree Celsius is called specific heat capacity of that substance. 1 kg के सब्सटेंस को, 1 kg के सब्सटेंस का 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आप जितनी हीट सप्लाई करते हैं उसी को उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी माना जाता है। अगर मैंने कल को आपको यह कह दिया कि पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है और हनी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, तो आपको इससे क्या समझा? अगर मैंने आपको बोला कि पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, हनी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, तो इससे आपको यह समझा कि पानी गर्म होने के लिए या अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कम हीट लेता है और हनी अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट लेता है। क्लियर? एक और एग्जांपल हो जाए तो शायद आपको बेटर समझ में आ जाएगा। अगर मैं कंपैरिजन में लू, नेक्स्ट एग्जांपल में अगर मैं कंपैरिजन में लू हनी और यहां पे मैं लू डांबर। डू यू अंडरस्टैंड डांबर क्या होता है? रोड बनाते वक्त ना डांबर का इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है? Have you seen that? It's called as tar. tar. कभी रोड बनते हुए देखा है? रोड के साइड में ना आग लगा देते हैं, ऐसे बड़े बड़े ऐसे बड़े बड़े ऐसे कंटेनर होते हैं। रात रात भर वो कंटेनर में आग लगा के वो लोग कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं। आपको पता है कहीं साइड में से बड़े बड़े ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर के ब्लॉक्स पड़े होते हैं। ये ब्लैक ब्लैक कलर के ब्लॉक्स इस कंटेनर में डाले जाते हैं और इस कंटेनर को रात रात भर इनको आग लगा के इसको पिघलाया जाता है। फिर वो अल्टीमेटली पिघल के बनता है टार यानी कि डांबर। फिर उसको रोड के ऊपर अपन ऐसे छिड़कते हैं, फिर जाके आपका रोड बनता है। चिपचिपा सा होता है, देखा है कभी? यस, अंडरस्टैंडिंग? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका ज्यादा है, हनी का कि डांबर का? बोलो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका ज्यादा है, हनी का कि डांबर का? टार का कि हनी का? बोलो।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका ज्यादा? मैंने पूछा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है कि इसका ज्यादा है? अबे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टार का ज्यादा होगा ना यार, टार ज्यादा हीट लेगा ना यार। अगर वो ज्यादा नहीं लेता तो रात रात भर किस खुशी में उसको गर्म करते रहे वो लोग, उनको मजा आ रहा है क्या? क्या वो जल्दी पिघलता है? अगर वो जल्दी पिघलेगा इसका मतलब कम हीट लेके पिघल जाएगा, वो ज्यादा हीट लेता है तब पिघलता है। आया समझ में? आया समझ में आया? 1 डिग्री सेल्सियस से अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट कोई बंदा लेगा उसको आप उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलोगे। ठीक है, एक और मिनट दे रहा हूं, जरा ये अंग्रेजी वाला डेफिनेशन एक बार पढ़ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। अंग्रेजी वाला पढ़ लो, उसके बाद ये हिंदी वाला भी पढ़ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। बराबर। डन। लिक्विड्स का सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होता है। बड़े आगे। बस अगर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का समझ आ गया है तो अब आपको आगे भी चीजें समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर आप बोलना चाहते हैं सीवी, तो सीवी क्या है? सीवी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कि क्या? यानी कि क्या आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट किया है, परंतु आपने सामने वाली पार्टी का वॉल्यूम चेंज होने नहीं दिया। आपने सामने वाली पार्टी का क्या किया? वॉल्यूम चेंज होने नहीं दिया। इसको आप सीवी बोलते हो। वॉल्यूम ना चेंज होना, और अगर आप सेकेंड कंडीशन देखेंगे सीपी, तो आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल रहे हो एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखा कि सामने वाली पार्टी का प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। अब वॉल्यूम कांस्टेंट रखना या प्रेशर कांस्टेंट रखना, ये हम किसी ना किसी डिवाइस की मदद से कर सकते हैं। जैसे आज सुबह जब हम लोग ने चार्ल्स लॉ पढ़ा, बॉयल्स लॉ पढ़ा, गे लुसाक लॉ पढ़ा, तब हम लोग ने देखा था हर एक लॉ में कोई ना कोई चीज कांस्टेंट रखते हैं हम लोग। ये हम मशीन्स के हिसाब से रखते हैं। मशीन की मदद से हम क्या करते हैं, हम ऐसी सिनेरियो बनाते हैं कि सामने वाले बंदे का वॉल्यूम बदले ना। मशीन की मदद से हम ऐसे सिनेरियो बनाते हैं कि सामने वाले बंदे का प्रेशर बदले ना। अगर आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ही कैलकुलेट करनी है, पर वॉल्यूम अगर आपने कांस्टेंट रख के कैलकुलेट किया, तो आप उसको सीवी बोलोगे। आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट की पर प्रेशर आपने कांस्टेंट रखा, तो आप उसको सीपी बोलोगे। बस इतने दो आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज को याद रखना है, और इन्हीं दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की मदद से आपको जो रिलेशनशिप निकालना है
उसको बोला जाता है मेयर्स रिलेशनशिप, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। पर क्या उसके पहले ये दो बातें आप लोग के दिमाग में क्लियर है कि सीवी और सीपी क्या है? कभी अगर कोई बंदा सीवी या सीपी बोल दे तो टेंशन में तो नहीं आ जाओगे ना? क्लियर? कैन आई मूव फॉरवर्ड? ठीक है, अब मेरी अगली बात ध्यान से समझना, ठीक है? एक रिलेशनशिप है जिसको बोला जाता है मेयर्स रिलेशन। कौन सा रिलेशन? मेयर्स रिलेशन। क्या है ये रिलेशन, किसके बीच में है ये रिलेशन, बताता हूं, ठीक है? फॉर्मूला ध्यान से देखेंगे मेयर्स रिलेशनशिप का। मेयर्स रिलेशनशिप का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ये है मेयर्स रिलेशनशिप। मेयर्स रिलेशनशिप यानी कि एक ऐसा फॉर्मूला जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो है सीपी माइनस सीवी बराबर आर, जो मेयर्स रिलेशनशिप होता है। इसका जो डेरिवेशन है वो फिलहाल हम इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि इसके डेरिवेशन को समझने के लिए थर्मोडायनामिक्स आना चाहिए थोड़ा बहुत, और थर्मोडायनेमिक्स तो हमारा अगला चैप्टर है। पर फिर भी अगर आप अपनी अभी वाली टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उन्होंने डायरेक्ट इंटरनल एनर्जी वर्क डन के बेसिस पे दो लाइन का एक डेरिवेशन किया है और उन्होंने ये रिलेशनशिप आपको प्रूव करके दिखा दिया। लंबा डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ दो लाइन का डेरिवेशन है, दो इक्वेशन बनाई है उन्होंने, बस डेरिवेशन कर दिया, ऐसा पुटअप किया और आंसर लेके आ गए। पर वो दो लाइन का डेरिवेशन भी अगर मैं अभी आपको समझाने जाऊंगा बिना थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और जीरोथ लॉ पढ़े बिना, तो आपको वापस कंफ्यूजन लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए हम क्या काम करेंगे, हम पहले थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर निपटा लेंगे, उसमें हम जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ पहले देख लेंगे। उसके बाद एक लेक्चर में आके मैं आपको मेयर्स रिलेशनशिप का डेरिवेशन बता दूंगा। सिर्फ और सिर्फ दो लाइन का तीन इक्वेशन का डेरिवेशन है, कोई उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर विथ एवरीबॉडी? क्या सब लोग के दिमाग में क्लियर है ये बात? डन? पर फिलहाल के लिए इतना याद रखेंगे, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। क्या ये बात आप लोग के दिमाग में क्लियर है? ठीक है, चलिए। हाँ, कोई टॉपिक? एक मिनट है क्लास। चलिए, अब हमें क्या करना सर, आर क्या है? आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यार। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में ये पढ़ा नहीं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। साइराज पूछ रहे हैं कल कितने बजे? कल सुबह रखूं क्या? न्यू ईयर में सोना है क्या तुम लोग को, कि तुम्हारा कॉलेज वॉलेज है?
मैं सोच रहा हूँ एक दिन तुमको सोने के लिए टाइम दूँ, सुबह आने के लिए तैयार हो तो ले सकते हैं, कि न्यू ईयर में सोना है। कॉलेज है ना। कल छुट्टी है, नो कॉलेज, कॉलेज नहीं है, वैसे भी न्यू ईयर की छुट्टी है, कल कॉलेज नहीं है, लेक्चर लो सर। कॉलेज नहीं है, कॉलेज है। आहे सर, मॉर्निंग, कॉलेज, मॉर्निंग। अरे ठीक है, ठीक है। ओके, ओके। सुबह 5:30 बजे फिर उठने वाले हैं ना, 5:30 बजे। धीरे धीरे आदत होगी क्या, है ना? कि थोड़ा लेट रखूँ, 6 बजे रखूँ, 6 से 7:30? और कितने लोगों का नहीं, 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 नहीं। फिर 5:30 से आज जैसा रखूँ, आज जैसा। आज जैसा ठीक है। 5:30 से 7। आज बेस्ट था ना, 5:30 से 7। जिसका कॉलेज वगैरह है वो भी जल्दी फ्री हो जाते हैं, उन लोग को भी टेंशन नहीं है ना? हाँ तो ठीक है ना, 5:30 से 7 भी ठीक है ना। जिसका कॉलेज नहीं है ना, खुशी मिश्रा, क्या प्रॉब्लम है? 5:30 बजे क्या प्रॉब्लम है आपको? यार कड़क काम है, 5:30 बजे एक नंबर काम है। खुशी मिश्रा, क्या प्रॉब्लम है बेटा? 5:30 बजे क्या है? चलेगा ना? क्या टेंशन है फिर? देखो अभी अभी तुम्हारे एग्जाम आने में ना बहुत टाइम है। अभी तुमको समझेगा कि तुम्हारे एग्जाम मार्च में होने वाले हैं कि और लेट होने वाले हैं, और टाइम है। पर इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि हम लोग आराम आराम से चले। सुबह उठते हैं, तुम लोग सुबह जल्दी उठो, 1.5 घंटा पढ़ो, उसके बाद अगर कुछ नहीं है, अगर तुम्हारा कॉलेज नहीं है, तो 7 बजे वापस बिस्तर में घुसने से अच्छा वापस पढ़ लो, है कि नहीं? सीबीएसई के अगर मई में है तो ऐसा समझो अपने भी मई में ही होंगे। ऐसा समझ के चलो कि अपने भी मई में ही है। ठीक है ना? अगर सीबीएसई के मई के हैं तो ऐसा अनुमान लगा के चलो कि अपने भी एग्जाम वही टाइम पे होंगे। 1 मई पकड़ के चलते हैं अपन लोग। जनवरी पूरा बाकी है, फरवरी पूरा बाकी है, मार्च पूरा बाकी है, अप्रैल पूरा बाकी है। तो तुम ऐसा तो नहीं चाहते ना कि मैं 4 महीने तुम्हें पूरा सिलेबस पढ़ाऊं, या तुम ऐसा चाहते हो कि अपन एक काम करते हैं, जनवरी एंडिंग या फरवरी मिडल तक पूरा पोर्शन कंप्लीट करके वापस रिवीजन चालू कर देते हैं, है ना? क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हें सब चीज याद रहेगी। बराबर है कि नहीं? रिवीजन तो लगेगा कि नहीं लगेगा, है कि नहीं? तो जितने जल्दी अपन पोर्शन निपटाएंगे उतने जल्दी अपन दोबारा एक बार पूरा रिवीजन करेंगे। और साथ ही साथ अपने को इंटेंसिटी पे भी ध्यान देना है ना? जेई ना से एमएसटी सीटी में तो 99.99 लेके आ जाओ, महाराष्ट्र का कोई ढंग का कॉलेज मिल जाएगा, तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। आई बात समझ में? वैसे मैं जेई का जो तुम्हें करवा रहा हूँ वो बहुत ही बढ़िया चीज है, इंटेंसिटी में जितना भी हम करेंगे बहुत ही बढ़िया चीज है। ठीक है, बस थोड़ा टाइम टेबल ठीक ठाक बैठ जाए। इंटेंसिटी थोड़ा पीछे जा रहा है अपना, उसको भी लाइन पे ले आएंगे अभी। ठीक है, पर एमएसटी सीटी तक तो आप लोग को बहुत अच्छी तरह लाना है हम लोग को। ठीक है, नीट नीट भी हो जाएगा यार, टेंशन नहीं है। जेई, नीट, एमएसटी सीटी आपको जो पकड़ना है पकड़ के चलो। पर एमएसटी सीटी तो भी करो, जिनका इंजीनियरिंग में जाने का मन है प्लीज एमएसटी सीटी तो ठीक से दो। और जिसको मेडिकल में जाना है वो तो नीट और एमएससीटी दोनों भी दे सकते हैं, पीसीबी, है कि नहीं? चलिए बहुत टाइम है हमारे पास, पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। केमिस्ट्री डिफिकल्ट जा रहा है। क्यों केमिस्ट्री डिफिकल्ट जा रहा है? सर आज खत्म करो लेक्चर, जल्दी खत्म करो। क्यों काजल है क्या? कहाँ जाना रे काजल? केमिस्ट्री में तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है रे? फिजिकल केमिस्ट्री। आदित्य करेंगे, लॉग टेबल करने वाले हैं। मुझे अभी भी किसी का मैसेज आया था कि लॉग टेबल में कोई इनऑर्गेनिक बोलता है, कोई ऑर्गेनिक बोलता है। फिजिकल केमिस्ट्री, पूरा केमिस्ट्री प्रॉब्लम दिख रहा है मेरे को तो।
पूरा केमिस्ट्री ही प्रॉब्लम है। कुछ करो ना। करते केमिस्ट्री भी करते हैं, बायो भी करते हैं। देखते हैं नए साल में, आप लोग प्रे करो कोई अच्छा इंसान हमको मिल जाए जो केमिस्ट्री बायो वायो पढ़ा दे। हमने ढूंढना चालू कर दिया है। आज ही मेरा और सुरेंद्र सर का बात हो रहा था। सो वी वर थिंकिंग अबाउट यू नो समथिंग की थोड़ा केमिस्ट्री और आप लोग को बायो भी मिल जाए तो कैसा है, ओवरऑल मार्क्स थोड़े आप लोग के इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। कर रहे ट्राई करते हैं। ठीक है, करते हैं, ट्राई करते हैं। चलो अगले टॉपिक पे जाए। ठीक है, चलो अगला टॉपिक क्या है मैं आपको समझाता हूं। अगले टॉपिक में हमें बताना है क्या, हमें बताना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ, पहला मोनो एटॉमिक गैस, दूसरा डाई एटॉमिक गैस, तीसरा पॉली एटॉमिक गैस। ठीक है, इन तीनों का हमें क्या क्या बताना है मैं जरा आपको लिख के देता हूं। ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक होगा। इन तीनों का सबसे पहले तो हमें बताना है इन तीनों का सीवी, फिर इन तीनों का हमें बताना है सीपी, और फिर इन तीनों का हमें बताना है गामा। गामा क्या होता है? गामा होता है सीपी बाय सीवी, सीपी बाय सीवी, सीपी बाय सीवी। ठीक है, ये तीनों चीजें हमें किस किस के लिए बतानी है? मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स के लिए हमें ये बताना है। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए था इसके पहले का टॉपिक, जो टॉपिक है ना 3.8, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, वो टॉपिक इन्होंने कर दिया है स्किप, और ये टॉपिक नहीं किया है स्किप। और ये टॉपिक को समझने के लिए आपको लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी और उसके बाद जो डिग्री ऑफ फ्रीडम नाम का टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक्स आपको आने चाहिए थे, तब जाके आपको ये टॉपिक समझता। पर फिर भी हम कोशिश ये करेंगे कि बिना उन टॉपिक को समझे ये टॉपिक हमें आना चाहिए। तो टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको समझाता हूं कैसे करना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम चूज करेंगे पहला वाला बंदा, जिसका नाम है क्या? कौन सा गैस? मोनो एटॉमिक गैस। याद रखिए, मोनो एटॉमिक गैस के पास जो एनर्जी होती है, ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस के पास जो एनर्जी होती है वो होती है 3/2 kBT। ये मैंने अभी अभी निकाला था, अगर आपने प्रीवियस जस्ट देखा होगा। डिड यू सी इट? ये देख रहे हो? एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 3/2 kBT। देखा किसी को? वही मैंने यहां पे लिखा है। क्या लिखा है? एनर्जी कितनी लिखी मैंने? 3/2 kBT। किसकी एनर्जी है? मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब क्या होता है? एक सिंगल मॉलिक्यूल है उसके पास। आ रही बात समझ में? एक सिंगल मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है उसके पास, तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी? 3/2 kBT की ही होगी। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3/2 NaKBT। अब फर्क क्या है मैं आपको समझाता हूं।
इस वाले फॉर्मूले में और इस वाले फॉर्मूले में फर्क क्या है? ये क्या है पता है? पहले वाला फॉर्मूला क्या पता है? मैं आपको समझाता हूं। दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर एटम, या फिर आप बोल सकते हो पर मॉलिक्यूल, जो हमने अभी अभी निकाली थी। ठीक है, पर हम मोनो एटॉमिक बोल रहे हैं, इसलिए मॉलिक्यूल नहीं लिखेंगे, पर एटम लिखेंगे। पर आपको पता है क्या, जब भी आप किसी के साथ एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बन जाता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल। फर्क देख के रखिए, पहले वाले फॉर्मूले में और दूसरे वाले फॉर्मूले का फर्क देखिए। पहला वाला फॉर्मूला है सिर्फ एक एटम के लिए, दूसरा वाला फॉर्मूला है पर मोल के लिए। और एटम से पर मोल जाने का तरीका, आप उसमें एवोगाड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एक फॉर्मूला कैसे आया मैंने आपको ऊपर जाके दिखाया, ये फॉर्मूला मैं कैसे लाया मैंने आपको वो बताया। मैंने सिर्फ एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको पर मोल बना दिया। क्या ये दो फॉर्मूले सबको समझ में आए? क्लियर है सब लोग के दिमाग में दोनों फॉर्मूले? हाँ या ना? डन? ओके, क्लियर, नो इश्यूज? ठीक है, अच्छा अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ये कैसे निकालते हैं। स्टेप 1, कैलकुलेट सीवी। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा सीवी कैसे निकालते हैं। ठीक है, सीवी यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ डीई बाय डीटी। यानी कि ये जो एनर्जी आपको मिली है, अगर आपने उसका डेरिवेटिव निकाला तो आपको सीवी मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सिखाया, कैसे निकालेंगे डेरिवेटिव। सीवी बराबर कितना आएगा? डी बाई डी टी 3/2 एन ए। वैसे डी टी थोड़ा बड़ा वाला लिखना पड़ेगा क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बड़ा वाला है, तो आप डी बाई डी टी लिखें 3/2 एन ए के बी टी। डेरिवेटिव आता है ना सब लोग को? 3/2 एन ए के बी को बाहर निकालो, सिर्फ डी बाई डी टी ऑफ डी टी होगा, ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। आपका सीवी आएगा 3/2 एन ए इंटू के बी। डन, स्टेप 1 डन। देख लो अच्छी तरह से, कभी भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालने का होगा तो एनर्जी पर मोल को डेरिवेटिव कर दो, तो आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मिल जाएगा। याद रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। स्टेप 2 की तरफ जा रहा हूं। स्टेप 2, स्टेप 2, Na इंटू केबी को आर लिखा था। Na इंटू केबी को आर लिख सकते हो आप। यू वॉन्ट टू राइट, यहां पे आर लिख सकते हो। साइली का कहना है कि Na इंटू केबी को हमने आर लिखा था, तो लिख सकते हैं यहां पे। कैन आई राइट दिस एज 3/2 आर? Na इंटू केबी को हम आर लिख सकते हैं, बराबर है, ये भी चलेगा। Na इंटू केबी इज आर, ये भी चलेगा। स्टेप 2, स्टेप 2 में हमें निकालना है सीवी। तो सीवी कैसे निकालेंगे? सीवी नहीं, सीपी। अभी तो हमने सीवी निकाला, सीपी कैसे निकालेंगे? हम लोग सीपी निकालने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं मेयर्स रिलेशनशिप। अभी अभी हमने मेयर्स रिलेशनशिप पढ़ा, तो मेयर्स रिलेशनशिप से सीपी का फॉर्मूला क्या आएगा? सीपी का फॉर्मूला होगा आर प्लस सीवी। जाओ ऊपर दिखाओ, सीपी का फॉर्मूला क्या होगा? आर प्लस सीवी, बराबर बराबर। तो सीपी कितना आएगा? आर प्लस हाउ मच इज सीवी? 3/2 आर। तो आपका सीपी कितना आएगा? 5/2 आर। स्टेप
1 and step 2 done. क्लियर? सीपी एंड सीवी कैसे निकला आपके दिमाग में क्लियर है? स्टेप 3 में आपको क्या निकालना है? स्टेप 3 में आपको निकालना है गामा, जो कि होता है सीपी बाय सीवी। तो गामा कितना आएगा? 3/2r डिवाइडेड बाय 5/2r। आपका r और r होगा कैंसिल, 2/2 कैंसिल, आपका गामा आएगा कितना? 3/5। ये हो गया आपका स्टेप 3 खत्म। मैंने बोला था ना हमें 3 चीजें निकालनी है। नहीं नहीं नहीं, गलती हो गई, गलती हो गई। इट इज सीपी बाय सीवी ना, सीपी बाय सीवी ना। तो सीपी बाय सीवी मतलब 5/2r डिवाइडेड बाय 3/2r ना। आर आर कैंसिल, 2 कैंसिल, 5/3 आएगा आपका गामा। डन। वापस एक बार सारे स्टेप्स चेक कर लो, सारे स्टेप्स एक बार चेक कर लो। सबसे पहले आपने क्या लिखा? सबसे पहले आपने एनर्जी का फॉर्मूला लिखा। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद आपने सीवी निकालने के लिए एनर्जी वाले फॉर्मूले का डेरिवेटिव किया, आपको सीवी मिला। सीवी में आपने आर ऐड किया, आपको सीपी मिला। और सीपी बाय सीवी किया तो आपको गामा मिला। ये 3 चीज हमने मोनो एटॉमिक गैस के लिए निकाली। आगे बढ़े। अब यही 3 चीज हमें डाई एटॉमिक के लिए निकालनी है, यही 3 चीज हमें पॉली एटॉमिक के लिए भी निकालनी है। बोलो आगे बढ़ू? आगे बढ़ते हैं। चलो ध्यान से बात सुनना, क्योंकि बीच में का एक टॉपिक मिसिंग है। तो कुछ डाउट्स आपके दिमाग में आ सकते हैं कि सर ये कहां से आया, वो कहां से आया। इसलिए उन डाउट्स का मैं जवाब दे के भी नहीं दे सकता, क्योंकि आपको समझेगा नहीं। डाई एटॉमिक गैसेस, डाई एटॉमिक गैसेस के एनर्जी का फॉर्मूला होता है 5/2 Na डायरेक्टली याद रखने का। फर्क देखो, फर्क देखो। पॉली एटॉमिक के एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? 3/2 Na 3/2 Na। ये कैसे आया हम दिखाया, पर डाई एटॉमिक के टाइम पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि उसके लिए वो जो टॉपिक हमने बीच में छोड़ा है ना, वो वाले टॉपिक के मदद से डाई एटॉमिक का फॉर्मूला आता है। पर वो टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं, स्किप मार दिया इन लोगों ने, और ये टॉपिक को स्किप नहीं मारा, तो इसलिए टेंशन आ रहा है। पर याद तो रख सकते हो ना, डाई एटॉमिक की अगर एनर्जी निकालने की रहेगी तो 5/2 Na आपने करने का। अब इसके बाद तो स्टेप्स बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तुम मुझे सीवी बताओगे। यस दिग्विजय, दिग्विजय एब्सोल्युटली करेक्ट। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रोटेशनल एंड 2, नहीं नहीं नहीं, 3 ट्रांसलेशनल एंड 2 रोटेशनल। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक में हम लोग नहीं कंसिडर करते। हम लोग सिर्फ 2 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज करते हैं। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, सॉरी, एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आर 2, दिस मिला के 5, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वाइब्रेशनल फॉर डायटोमिक इज 0। बाकी लोग टेंशन मत लो, वो दिग्विजय ने इसका डाउट पूछा इसलिए मैंने उनको बता दिया। बाकी लोग बिल्कुल टेंशन मत लो। ये फॉर्मूला कैसे आया आपने फिलहाल सिर्फ रट्टा मार के रखना है। सीवी कैलकुलेट कर रहे हैं। सीवी कैसे कैलकुलेट करते हैं? DE/dt बराबर, तो सीवी कितना आएगा? सीवी आएगा 5/2 Na। तो सीवी कितना आएगा? 5/2r। पहला स्टेप डन। चलो दूसरे स्टेप पे जाते हैं। सीपी क्या होता है? आर प्लस सीवी। तो सीपी कितना आएगा? आर प्लस 5/2r। तो सीपी कितना आएगा? 7/2r। दूसरा स्टेप भी डन। चलो तीसरे स्टेप पे जाते हैं। गामा कैसे निकलता है? सीपी बाय सीवी। तो गामा कितना आएगा तुम्हारा? 7/5। तीसरा स्टेप भी डन। एक बार समझ में आ जाए कि करना क्या है तो उसके बाद किस बात का टेंशन है? डन।
चेक कर लो। पहले मैंने थोड़ा लेंदी लेंदी करके दिखाया, अभी मैंने तीनों को साथ में लिख दिया ताकि आपके दिमाग में तो बैठे कि स्टेप इतने लंबे है ही नहीं, सिंपल सिंपल स्टेप है, 2 लाइन के काम खत्म हो जाता है। ठीक है, अब एक थोड़ा तड़का ऐड करते हैं। तड़का ये है कि ये जो फॉर्मूला आपने अभी लिखा, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर रिजिड मॉलिक्यूल्स। अब हम देखेंगे डाई एटॉमिक के अंदर अगर आपके पास नॉन रिजिड मॉलिक्यूल्स होंगे तो आप जो एनर्जी का फॉर्मूला यूज करोगे वो होता है 7/2 NaKBT। अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग फॉर्मूला। वापस मैं जानता हूं दिमाग को त्रास होगा कि सर ऐसा क्यों, सर वैसा क्यों, मैं बहुत तरह से जानता हूं। अभी जो मैं दिग्विजय के साथ में बात कर रहा था डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, उसको स्किप करके ये टॉपिक रखने का कोई मतलब नहीं था, पर मैं इसको भी स्किप कर सकता था। पर बाद में हो सकता है कि कोई बंदा टेक्स्ट बुक रेफर करे और बोले सर ने ना स्किप करने वाले टॉपिक को भी स्किप कर दिया, सर पोर्शन में स्किप कर देते, बताते भी नहीं है। तो वो आपको एक गलत फहमी ना हो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। पर आप देख सकते हैं कि पिछला टॉपिक स्किप करने के बाद ये टॉपिक पढ़ते वक्त आपके दिमाग में कितने सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल तो आपके दिमाग में आएगा कि मोनो एटॉमिक के लिए 3/2 केबीटी था, तो डाई एटॉमिक के लिए 5/2 केबीटी कैसे आया, 5/2 NaKBT कैसे आया। फिर आपके दिमाग में अभी सवाल आएगा कि अगर ये रिजिड का फॉर्मूला है तो नॉन रिजिड मॉलिक्यूल्स में 7/2 केबीटी कैसे आया। जानता हूं मैं ये सब डाउट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, पर उसका कोई इलाज फिलहाल नहीं है। एंट्रेंस करते वक्त या कभी कुछ करते वक्त हम जरूर इन पे पढ़ेंगे, पर फिलहाल न्यूज ऐसी मिल रही है कि MST CT के सिलेबस में और यहां के सिलेबस में जो रिड्यूस टॉपिक्स हैं वो भी नहीं आएंगे, ऐसी न्यूज मिल रही है। तो फिर हो सकता है कि अगर जो आपके बोर्ड्स में टॉपिक रिड्यूस हो गए हैं वो आपके एंट्रेंस में भी शायद वो टॉपिक्स रिड्यूस हो जाए। तो फिलहाल के लिए प्लीज एक अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करके रखिए कि अगर आपका मॉलिक्यूल रिजिड है और आपका मॉलिक्यूल डायटोमिक है तो 5/2 NaKBT, पर अगर आपका मॉलिक्यूल डायटोमिक है पर नॉन रिजिड है तो फिर 7/2 NaKBT आप इस्तेमाल करेंगे। तो 7/2 NaKBT के साथ भी हम सेम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। सेम कार्यक्रम का मतलब सबसे पहले हम निकालेंगे CV। CV मतलब हम करेंगे DE/dt, तो आपका CV आएगा 7/2R। मैंने स्टेप स्किप कर दिया, आई होप इतना मुझे अभी अलाउड है। CP मैं लिखूंगा तो मेरा CP कितना आएगा, CP आएगा मेरा 9/2R। आई होप आपको पता है मैं क्या कर रहा हूं। गामा अगर मुझे निकालना है तो मेरा गामा आएगा 9/7। इज इट डन? बोलिए। क्लियर? क्लियर? लास्ट जो टॉपिक है वो है पॉली एटॉमिक, पर वो हम नहीं करेंगे बिकॉज उस चीज में तो आपको इतने डाउट आएंगे कि आप मोनो और डायटोमिक तक आप छोड़ दोगे करना। इसलिए मैं पॉली एटॉमिक के बारे में कोई भी बात नहीं करूंगा, पर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टेक्स्ट बुक से एक बार जस्ट लुकआउट करके रखें। यस यस डॉरेन, सिर्फ एक टेक्स्ट बुक से नजर घुमा के रखें और रट्टा मारे बस। मैं डिस्कशन नहीं करूंगा इसके बारे में, पॉली एटॉमिक के बारे में, क्योंकि आपको पढ़ते ही एक डाउट आएगा कि एफ क्या है उसके अंदर। जैसे आप टेक्स्ट बुक में देखोगे ना, जैसे आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको पहला डाउट आएगा एफ क्या है, और एफ के बारे में मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा क्योंकि वापस मैंने पहले वाला कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया हुआ। तो मैं सिर्फ आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जस्ट गो एंड वॉच द पॉली एटॉमिक फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। रट्टा मार के रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं इतनी तो गारंटी ले सकता हूं ना कि आप लोग को मोनो और मोनो, हाँ 3+F दिखा, साइराज ने देखा अभी 3+F दिखा क्या टेक्स्ट बुक में। अब तुम्हारे दिमाग में डाउट है कि एफ क्या है, और एफ का फिर मैं तुम्हें बता नहीं सकता, वो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो ये कंफ्यूजन बिल्डअप होने से अच्छा वो टेक्स्ट बुक्स में से देख लो और उसको रट्टा मार लो। पर मैं इतना पूछना चाहता हूं, तुम्हें मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक का समझा? नहीं नहीं किशन, एफ मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, एफ मतलब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, बोलो मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक में सीवी सीपी और गामा निकालना समझा? सिंपल है कि नहीं है?
CV CP गामा, सिंपल है कि नहीं, कोई टेंशन वाला तो काम नहीं है ना। खाली फॉर्मूला कहां से आया वो तुम्हें क्यों नहीं पता, क्योंकि तुम्हें टॉपिक ही नहीं पता। इजी है, बहुत इजी है। डन, क्लियर, ठीक है। चलो आज हम यहीं पे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद पढ़ाएंगे क्या सर वो टॉपिक, अगर एंट्रेंस में आया तो पढ़ाऊंगा। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम जो टॉपिक है वो एंट्रेंस के हिसाब से तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप वो एंट्रेंस में अगर स्किप ना हुआ हो तो एंट्रेंस में तो मुझे इक्विपार्टीशन लॉ और डिग्री ऑफ फ्रीडम तो पढ़ाना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कल सुबह का मैं डिस्कशन करके सुरेंद्र सर के साथ बताता हूं। ठीक है, कल का टाइमिंग आपको थोड़ी देर में आ जाएगा। अभी मेरा 11th का लेक्चर है 9:30 तक, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि 10 10:30 तक आपको कंफर्म न्यूज पता चलेगी कि कल हम सुबह लेक्चर लेंगे कि नहीं लेंगे। एक बार सुरेंद्र सर से बात कर लेता हूं मैं, उसके बाद आपको 10 10:30 तक पता चलेगा। अभी मेरा 9:30 तक 11th का लेक्चर है हमारे उड़ान बैच का। ठीक है, उसके बाद खाना वाना खा के 10 10:30 के बाद मैं मैसेज डालूंगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, ओके एवरीबॉडी, सोना नहीं है अभी, डायरेक्टली जाके पीडीएफ आएगी, स्टडी करो, उसके बाद 9 9:30 के बाद खाना वाना खाओ। ठीक है, चलो बाय।